घर में एक टोकरी आती है जो फहम कुरैशी के फिश फार्म की होती है। शयान हैरानी से पूछता है कि ये पार्सल किसने भेजा है। वो कहता है कि वो किसी फहम कुरैशी को नहीं जानता। इतने में मुरसलीन गुस्से से कहता है, ये सब मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। शयान फौरन जवाब देता है कि उसने क्या किया है और वो किसी फहम को नहीं जानता। शाजिया बताती है कि ये फहम कुरैशी फहद कुरैशी का भाई है, वही फहद जो एक्सीडेंट वाले दिन जख्मी हुआ था। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि पार्सल किस तरफ से आया है। शयान मजाक में कहता है कि लगता है ये गुडविल जेस्चर है, लेकिन मुरसलीन कहता है कि ये सब शहरीन की वजह से हुआ है। शहरीन का कहना है कि फहम शहरीन के लिए उसका आइडियल है। ये बात सुनते ही शयान एकदम हैरान रह जाता है और फौरन शहरीन को सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि कल तक जो हमारा दुश्मन था, आज अचानक वो तुम्हारे लिए आइडियल बन गया। शहरीन फौरन सफाई देती है कि बात वैसी नहीं है, लेकिन शयान अपनी बात पर कायम रहता है। तब मुरसलीन भी शयान की बात की हिमायत करता है और कहता है कि वही बात उसके अपने जहन में भी चल रही थी। दूसरी तरफ शहरीन यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। जैसे ही अनस और अंसा यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही वो दोनों क्लास के अंदर जाने लगते हैं, उनके दोस्त उनका रास्ता रोक लेते हैं। दोनों हैरान होकर पूछते हैं कि बात क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सब बस उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद अचानक सब दोस्त तालियां बजाते हुए उनके सामने आ जाते हैं। पता चलता है कि सब में मिलकर अनस और अंसा के लिए सरप्राइज सेलिब्रेशन रखी होती है। सब उन्हें उनकी नई जिंदगी की मुबारकबाद देते हैं। इसी दौरान ईशा अंसा के पास आती है। वो शर्मिंदगी के साथ कहती है कि उस दिन उसे अंसा का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। वो अपनी गलती मानती है और माफी मांगती है। सिर्फ माफी ही नहीं, बल्कि अपने हाथ से बनाए हुए मैंगो चीज रोल्स भी अंसा और अनस के लिए लाती है, ताकि दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत मीठी हो। अंसा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और उसकी माफी कबूल कर लेती है। बाकी दोस्त भी दोनों के साथ मिलकर तस्वीरें बनवाने लगते हैं। सब चेयर्स लगाकर ग्रुप फोटोज खिंचवाते हैं और काफी देर तक हंसी मजाक चलता रहता है। इसी बीच मजीद कैमरा संभाल लेता है और सबकी यादगार तस्वीरें लेता है। तभी एक लड़का भी अनस के पास आता है, जिसने पहले उसके साथ बदतमीजी की थी। वो अनस से माफी मांगते हुए कहता है कि उस दिन उसने गुस्से में बहुत ज्यादा बातें कह दी थी और उसे अपनी गलती का एहसास है। अनस हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसकी बात सुनता है और दिल में कोई रंज रखे बगैर उसे माफ कर देता है। इसी वक्त क्लास के अंदर बैठी शहरीन का फोन बार बार बजने लगता है। मुरसलीन लगातार कॉल कर रहा होता है, लेकिन शहरीन क्लास के बीच फोन रिसीव नहीं कर पाती। वो सिर्फ इतना मैसेज भेजती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो मैसेज कर दे, क्योंकि इस वक्त वो क्लास में बैठी है। लेकिन मुरसलीन की परेशानी कम नहीं होती और वो दोबारा कॉल करता रहता है। शहरीन मजबूरन क्लाम की वीडियो बनाकर सेंड करती है, ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि मैं क्लास में ही हूँ, न कि किसी और के साथ। यूनिवर्सिटी में क्लास के बाद अंसा और अनस अपने प्रोफेसर से मिलने जाते हैं। प्रोफेसर पहले अनस से कहते हैं कि जो कुछ अंसा के साथ हुआ उसका उन्हें अफसोस है, लेकिन लाइब्रेरी के रूल्स सबके लिए जैसे होते हैं। वो अंसा को याद दिलाते हैं कि उसने जो लाइब्रेरी की किताबें इशू करवाई थी, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और अब उन्हें वापस करना जरूरी है। अगर किताबें वापस ना हुई तो यूनिवर्सिटी उससे उनकी पेमेंट लेगी। अंसा मजबूरी से बताती है कि उसका भाई घर बंद करके चला गया था और सारी किताबें उसी घर के अंदर बंद है। उसके पास न चाबी है और न घर में दाखिल होने का कोई तरीका। प्रोफेसर उसकी बात समझकर कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके किताबें वापस कर दे। प्रोफेसर के रूम से बाहर निकलते ही अंसा परेशान हो जाती है। वो अनस से कहती है कि अब वो किताबें कहाँ से लाएगी। अनस उसे तसल्ली देता है और कहता है कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। अंसा फौरन जवाब देती है, एक ही हल है, ताला तोड़ देते हैं, अपनी किताबें और अपना सामान निकाल कर वहाँ से आ जाएंगे। इसी वक्त अंसा के फोन की घंटी बजती है। कॉल खुर्शीद अंकल की होती है। वो बताते हैं कि आरिफ और अबीदा रावलपिंडी से वापस आ गए हैं। ये खबर सुनते ही अंसा फौरन वहाँ जाने का फैसला कर लेती है। अनस कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन अंसा मना कर देती है और कहती है कि शायद उसका अब ये जाना बेहतर होगा। अनस मुस्कुराकर कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। दोनों कैब बुक करते हैं और अंसा के मैके की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आरिफ और अबीदा घर पहुंच चुके होते हैं। घर का ताला खोलते ही अबीदा कहती है कि सिर्फ कुछ दिन के लिए घर बंद था, लेकिन इतनी धूल जम गई है। फिर वो आरिफ से पूछती है कि खाना ले आए हो ना, बच्चे बहुत देर से भूखे बैठे हैं। आरिफ खाना अंदर रख देता है, लेकिन उनके जहन में कोई और बात चल रही होती है। वो अबीदा से कहता है कि मोहल्ले वाले अंसा के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अबीदा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि लोगों का काम बातें बनाना है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। फिर वो एक ऐसी बात बताता है जो उसके सोचने का तरीका ही बदल देती है। वो कहता है, सुना है अंसा के शौहर ने हक महर में उसके नाम पूरा घर कर दिया है। ये सुनकर दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर आरिफ कहता है, अब जब अंसा का अपना घर है तो ये घर हमारा हुआ। अबीदा फौरन पूछती है, क्या तुम्हें लगता है वो मान जाएगी? आरिफ पूरे यकीन से जवाब देता है, मानना पड़ेगा। पहले मुझे उसका हिस्सा देने का अफसोस इसलिए होता था क्योंकि लगता था वो बेघर हो जाएगी। मैं सोचता था कुछ पैसे देकर बात खत्म कर दूंगा, लेकिन अब जब उसके पास अपना घर है तो उसे इस घर में हिस्सा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अबीदा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो वाकई अच्छी खबर है। इतने में उनके बच्चे भागते हुए आते हैं। एक बच्चा मासूमियत से पूछता है, मम्मा क्या फुप्पू अब कभी वापस नहीं आएंगी? अबीदा कहती है, नहीं बेटा, वो अब वापस नहीं
नहीं आएंगी। बच्चा फौरन खुश होकर कहता है, तो क्या मैं पप्पू का कमरा ले सकता हूँ? अबीदा मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, और उनका सामान भी ले लेना, बस आपस में बराबर बांट लेना। अभी ये बात चल ही रही होती है कि दरवाजे से अंसा की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर आते ही कहती है, वाह भाभी, अपने बच्चों को बराबर तकसीम करना तो सिखा रही है, लेकिन जब मेरे अब्बू ने बराबरी की बात की थी तब आपको इतनी तकलीफ क्यों हुई थी? अंसा को देखकर अबीदा का चेहरा बदल जाता है। वो फौरन बच्चों को अंदर भेज देती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अंसा उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, मैं किसी और के घर नहीं आई, मैं अपने अब्बू के घर आई हूँ। अंसा की बात सुनते ही अबीदा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सख्त लहजे में कहती है कि उसका बाप मर चुका है और कब्र में जा चुका है, इसलिए नाम का सहारा लेकर इस घर में आने की कोशिश ना करे। ये अल्फाज सुनते ही अंसा की आंखें भर आती है, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहती है कि मेरे अब्बू के बारे में एक लफ्ज भी गलत मत कहना। फिर वो आरिफ की तरफ देखकर कहती है, मेरा भाई भी उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे अब्बू का जनाजा इस घर से उठा था। उस दिन मेरा आखिरी अपना भी मुझसे बिछड़ गया था। अंसा की बात अभी खत्म ही होती है कि आरिफ गुस्से में उसके पास आ जाता है और कहता है, फौरन मेरे घर से निकल जाओ। जैसे ही आरिफ अंसा की तरफ बढ़ता है, अनस फौरन उसका हाथ रोक लेता है। वो साफ अल्फाज में कहता है, अंसा पर हाथ उठाने की कोशिश मत कीजिए। आरिफ हैरानी से अनस की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम भी इसके साथ आए हो? अनस पूरी हिम्मत से जवाब देता है, जी, और हमेशा इसके साथ रहूंगा। आरिफ गुस्से में दोनों को घर से निकालने लगता है। तब अंसा उसे रोक देती है और कहती है, आप बार बार मुझे अपने घर से निकालने की बात करते हैं, ठीक है, आज मैं आपकी ये बात हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। ये कहकर अंसा घर के बीच आए खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे अब्बू ने ये घर 2 हिस्सों में तकसीम किया था, आधा हिस्सा आपका है और आधा मेरा। मैं इस वक्त अपने हिस्से में खड़ी हूँ, इसलिए आज के बाद मुझे कभी मत कहना कि मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊँ। ये सुनकर आरिफ और अबीदा दोनों खामोश रह जाते हैं। अंसा अनस का हाथ पकड़कर अपने हिस्से वाले कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर अपने वालिद की तस्वीर और उनके मेडल्स पर पड़ती है। वो तस्वीर को उठाती है और आंसुओं के साथ कहती है कि अब्बू का सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो कामयाब हो। वो हमेशा कहते थे कि ये मेडल्स तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हूँ। ये यादें अंसा को अंदर से तोड़ देती हैं और वो रो पड़ती है। अनस उसके पास आता है और उससे संभालते हुए कहता है कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उन्हें हमारा इस तरह टूट जाना कभी पसंद नहीं आता। अंसा आंसू पोंछते हुए कहती है कि जो चले जाते हैं उन्हें शायद ये पता ही नहीं होता कि पीछे रह जाने वालों पर क्या गुजरती है। थोड़ी देर बाद अनस उसे याद दिलाता है कि लाइब्रेरी की किताबें और बाकी सामान भी निकालना है। वो कहता है कि जो जो चीज चाहिए बता दो, मैं सब पैक कर देता हूँ। अंसा धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, सबसे ज्यादा तो मैं खुद ही बिखर चुकी हूँ, सामान बाद में समेट लेंगे। उधर बाहर आरिफ गुस्से से इधर उधर चक्कर लगा रहा होता है। वो अबीदा से कहता है कि बाप के गुजर जाने के बाद अब सारी मुसीबत उसके सर आ गई है। वो गुस्से में कहता है कि उसने आज तक नहीं सुना कि बेटियां भी बाप की जायदाद में हिस्सा मांगती है। ये बात अंसा सुन लेती है। वो गुस्से में आरिफ की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अनस उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अंसा कहती है, मैं अपना हक किसी को नहीं दूंगी, जो मेरे अब्बू ने मुझे दिया है वो मेरा है और मैं लेकर रहूंगी। अनस उसे समझाता है कि गुस्से से बात और बिगड़ेगी। अंसा फिर पूरी मजबूती से कहती है, मेरा एक उसूल है, मैं कभी किसी का हक नहीं लेती, लेकिन अपना हक भी कभी नहीं छोड़ती, इसलिए आज के बाद मुझसे ये बात दोबारा मत कहना। अनस उसकी बात समझ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। दोनों मिलकर कमरे का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अनस और अंसा मिलकर कमरे का सामान जमा करने लगते हैं। अनस पूछता है कि और क्या क्या पैक करना है। अंसा कमरे को देखते हुए कहती है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या ले और क्या छोड़ दे। अनस मुस्कुराकर कहता है, फिर सब कुछ ले चलते हैं। अंसा फौरन मना कर देती है और कहती है, नहीं, अगर मैं सब कुछ ले गई तो भाभी को लगेगा कि मैं हमेशा के लिए चली रही हूँ। मैं अपना कुछ सामान यहीं रहने दूंगी, क्योंकि ये घर मेरा भी है। मैं जब चाहूँ यहाँ आऊंगी और अपनी चीजें इस्तेमाल करूंगी। अनस हैरानी से पूछता है, तुम वापस क्यों आना चाहोगी? अंसा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, जब तुम मुझे नाराज करोगे तो मैं और कहाँ जाऊंगी, अपने अब्बू के घर ही तो आऊंगी। अनस हंसकर कहता है कि वो उसे कभी नाराज नहीं करेगा। अंसा कहती है, अगर तुम नाराज भी नहीं करोगे ना, तब भी मैं नाराज हो जाऊंगी। मुझे मनाना बहुत पसंद है। पहले मैं अब्बू से जानबूझकर नाराज होती थी और फिर वो मुझे मनाने के लिए कितनी कोशिश करते थे। अब्बू का जिक्र करते करते अंसा की आवाज भर आती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अनस उसके आंसू देखकर कहता है, जितना रोना है रो लो, शायद दिल हल्का हो जाए। अंसा आंसू पोंछते हुए कहती है, ऐसा थोड़ी होता है, क्या कोई एक ही दिन सारा खाना खा लेता है ताकि दोबारा भूख न लगे? अब्बू की याद भी ऐसी ही है, जब जब आएगी आंसू भी साथ लाएगी। इतने में अनस को फाइल्स याद आती हैं। वो पूछता है कि क्या वो फाइल्स भी ले जानी है? अंसा हाँ में सर हिला देती है। दूसरी तरफ मुरसलीन घर में बेचैन बैठा होता है। वो बार बार शहरीन का इंतजार कर रहा होता है। जलाल की बातें उसके जहन से निकल ही नहीं रही होती। वो शाजिया से कहता है कि शहरीन को फोन करो। शाजिया बताती है कि वो 2-3 मरतबा कॉल कर चुकी है, लेकिन फिर सोचा कि ज्यादा फोन करने से शहरीन को बुरा लगेगा। मुरसलीन कहता है कि उसका दिल बहुत घबरा रहा है। उसे लगता है जैसे उसकी बेटी किसी बहुत बड़ी मुश्किल की तरफ जा रही है। इसी वक्त शहरीन घर आ जाती है।
घर में दाखिल होते ही वो खुद कह देती है कि अगर यकीन नहीं आ रहा तो यूनिवर्सिटी का टाइम इन और टाइम आउट चेक कर लीजिए, ट्रैफिक की वजह से देर हुई है। मुरसलीन उसे समझाता है कि उसने सिर्फ फिक्र की वजह से फोन किया था। इधर आंसा और अनस कमरा बंद करने की तैयारी करते हैं। अनस पूछता है कि लॉकस्मिथ को बुलाऊं, लेकिन आंसा कहती है कि उसकी जरूरत नहीं, वो नया ताला खरीद कर खुद लगा देंगे। जब आंसा बाहर निकलने लगती है तो आरिफ दोबारा उसका रास्ता रोक लेता है। वो कहता है तुम ताला लगाकर जा रही हो, मतलब दोबारा भी आओगी? आंसा फौरन जवाब देती है बिल्कुल आऊंगी, ये मेरे अब्बू का नहीं मेरा अपना घर है, मेरे अब्बू ये हिस्सा मेरे नाम कर गए हैं। आरिफ कहता है कि वक्त ही फैसला करेगा असल वारिस कौन है। फिर वो आंसा को तंबीह करता है कि अगली बार यहाँ आए तो अनस को साथ लेकर मत आना। ये बात सुनते ही अनस आगे बढ़ता है और कहता है मैं हमेशा अनस के साथ आऊंगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे उसके साथ आने से रोक सके। आंसा भी आरिफ की आंखों में देखकर कहती है जब मेरी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा था तब अनस मेरे लिए रोशनी बनकर आया। जब मैं चल भी नहीं पा रही थी तब इसने मेरा हाथ थामा। जिस वक्त मेरे अपने भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया था उस वक्त अनस मेरे साथ खड़ा था, इसलिए मैं कभी भी अनस के बिना यहाँ नहीं आऊंगी। ये कहकर आंसा और अनस वहाँ से चले जाते हैं। उधर शहरीन अपने कमरे में जाकर टूट जाती है। वो रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि उसने फहाम को एक लड़की के साथ देखा था। उसे लगता है कि फहाम उसके साथ धोखा कर रहा है। वो कहती है कि उसने फहाम के साथ अपनी पूरी जिंदगी के सपने देख लिए थे, इसलिए ये बात उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी दौरान फहाम का फोन आ जाता है। पहले शहरीन उसकी कॉल काट देती है और उसका नंबर ब्लॉक करने की बात करती है, लेकिन फिर कॉल रिसीव कर लेती है। फहाम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा गुजरा। फिर बताता है कि आज वो अपनी कजिन की मंगेतर के साथ था जो इटली से शॉपिंग के लिए आई हुई है। वो मजाक में कहता है कि उसे लेडीज शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अगर शहरीन चाहे तो कल आकर उसकी मदद कर सकती है। ये बात सुनते ही शहरीन को एहसास होता है कि जिस लड़की को देखकर वो इतनी परेशान हो गई थी असल में वो फहाम की कजिन की फियांसे थी। उसकी सारी गलतफहमी एक ही पल में दूर हो जाती है और उसके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ आंसा और अनस घर लौटते वक्त आरिफ के रवैये की बात करते हैं। आंसा कहती है कि जब अनस ने सबके सामने उसका साथ दिया और उसके लिए इतनी अच्छी बातें कही उस वक्त उसे बहुत हिम्मत मिली थी। अनस कहता है कि उसने सिर्फ सच कहा था, अगर उस दिन वो आंसा तक ना पहुंचता तो शायद आज सब कुछ बहुत अलग होता। दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उनकी जिंदगी को एक खूबसूरत मोड़ दे दिया। लेकिन इसी एपिसोड के आखिर में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। शहरीन आंसा से मिलने उसके घर पहुंचती है। शहरीन हमेशा की तरह अनस की बुराइयां करना शुरू कर देती है। वो आंसा को कहती है कि अनस ना पर्सनालिटी रखता है, ना ड्रेसिंग सेंस और ना ही उसके लायक है। वो तो यहाँ तक कह देती है कि आंसा की जिंदगी का सबसे बुरा फैसला अनस से शादी करना था। लेकिन इस बार आंसा खामोश रहने वाली नहीं होती। वो शहरीन को साफ जवाब देती है कि अनस जैसा इंसान मिलना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। उधर मुरसलीन भी शहरीन को फहाम से मिलने से रोकने का फैसला और मजबूत कर लेता है। अब देखना ये होगा कि शहरीन अपने दिल की बात मानती है या अपने वालिद का फैसला, और आंसा के हक की ये जंग आखिर किस मोड़ पर जाकर रुकेगी।